CWC की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गर्मी के बढ़ने के साथ साथ भारत में वाटर स्टोरेज का लेवल भी कम होता जा रहा है और ये बात बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जहां भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, वहीं पानी की समस्या हमारे एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल सकती है। पर जहां एक तरफ सरकार ऐसी बातों से तनाव में रहती है, वहीं ऐसी कंडीशंस को चैलेंज करता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद भीमकुंड नाम का ये चमत्कारी कुंड, जिसे महाभारत के समय का बताया जाता है। और इसकी खास बात पता है क्या है? इस कुंड की खास बात यह है कि करीब 5000 सालों के बाद आज तक इस कुंड का पानी 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं हुआ है। 1 सेंटीमीटर भी। इस कुंड से चाहे कितना ही पानी क्यों न निकाल लिया जाए, इसका वाटर लेवल कभी कम ही नहीं होता। इसकी गहराई कितनी है वैज्ञानिक आज तक नहीं नाप पाए हैं। और आखिर कुंड के अंदर मौजूद पानी का सोर्स क्या है, ये सदियों बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया है, जिस कारण आप भीमकुंड को अ पॉन्ड विद अनलिमिटेड वाटर के नाम से भी बुला सकते हैं। वैसे हमने इसके बारे में फेसबुक पर भी बता रखा है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, जहां आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट और मिलेंगे। हालांकि अगर आपको इस अंतहीन पानी वाले कुंड के बारे में जानकर इतनी हैरानी हो रही है, तो अपने बाल नोचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे कुंड के बारे में बताने वाले हैं जहां पानी या बर्फ नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के कंकाल पाए जाते हैं। जी हाँ, लिटरल ह्यूमन स्केलेटन। आखिर क्या था उन नर कंकालों का रहस्य और वो वहां पर कब और कैसे आए थे? मैं हूं सैम और आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्यमय कुंड के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1942 में। उत्तराखंड के चमेली में पेट्रोलिंग करते वक्त एक दिन एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के बीच सैकड़ों नर कंकाल मिले, जिस ढेर में लोगों के हाथ पैर और न जाने कहां की हड्डियां खौफनाक तरीके से पड़ी हुई थी। उस दर्दनाक नजारे को देखकर मानो उस गार्ड की भी पैरों तले जमीन खिसक गई, जिस वजह से जैसे ही उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद उस फॉरेस्ट गार्ड ने अपने सुपीरियर को यह बात बताई, तो पहले किसी ने भी यकीन नहीं किया, यह सोचकर कि गार्ड अपने नंबर बढ़ा रहा होगा। पर वहां पहुंचने के बाद जब सबने अपनी आंखों से चारों तरफ उन हड्डियों को देखा, तो खौफ का सन्नाटा छा गया और प्रशासन में भी हलचल मच गई। और ज्यादा खोजबीन करने के लिए आसपास बहुत से लोगों को भेजा गया कि कहीं कोई सामुदायिक युद्ध तो नहीं चल रहा। और कुछ ही मीटर दूर जाने पर लोगों को मिला रूपकुंड नाम का वो झील, जो इस लोकेशन और मिस्ट्री का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बन गया। रूपकुंड समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी कि 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह झील हिमालय की 3 चोटियों से घिरी हुई है, जिन्हें उनके आकार की वजह से त्रिशूल पीक भी कहा जाता है। टू बी प्रिसाइज, यह झील त्रिशूल शिखर की गोद में जिउरा गली पहाड़ के नीचे 500 फीट के एरिया में 40 से 50 मीटर की गहराई के साथ फैली हुई है। उस झील के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य, सामाजिक घटनाएं और पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई है, जिनको हम क्रोनोलॉजी में एक एक करके जानते हुए इन कंकालों के पीछे की गुत्थी को डिकोड करने वाले हैं। एट द फर्स्ट लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी, इस जगह के बारे में बहुत सी मान्यताएं मशहूर हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा बड़ी प्रचलित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस कुंड की स्थापना भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के लिए करवाई थी और उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती अपने मायके से हिमालय आ रही थी, तब उन्हें रास्ते में प्यास लगी और उन्होंने भगवान शिव से पानी की प्यास बुझाने की इच्छा जाहिर करी। इस इच्छा को सुनने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की प्यास बुझाने के लिए उस जगह पर अपने त्रिशूल से एक कुंड का निर्माण किया। और जब मां पार्वती कुंड से पानी पीने गई, तो पानी में पड़ते सुंदर प्रतिबिंब को देखते हुए शिव जी द्वारा इस कुंड को रूपकुंड नाम दिया गया और यहाँ से निकलने वाली जलधारा का नाम नंदाकिनी पड़ा। हालांकि इस कहानी में हमें कहीं पर भी नर कंकालों के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिसे मिथोलॉजी से रिलेट किया जा सके, जिस वजह से यह पहलू आज की केस स्टडी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। प्रोसीडिंग विद द रिसर्च, हम पहुंचे दूसरे लेवल पर, विच वॉज अर्ली फोरेंसिक्स। अब जबकि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक तस्वीरें आने लगी थी, इसलिए शुरुआत में कई लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि हो न हो ये सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। और इससे पहले कि जापान तक ये खबर पहुंच जाए और वहां से और बड़ी आर्मी अटैक करने के लिए आए, ब्रिटिश इंडिया ने बेहतरीन फॉरेंसिक टीम को इन अवशेषों की जांच के लिए बुलाया और जांच में पता चला कि ये नरकंकाल जापानी सैनिक तो छोड़ो आज के युग के ही नहीं थे, बल्कि इनकी बॉडी दशकों पहले ही डिकम्पोज हो चुकी थी। नाउ ब्रिटिश इंडिया को राहत की सांस तो आ गई कि कम से कम
उन पर अटैक अटेम्प्ट तो नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट के बाद इस रहस्य में दो सवाल और ऐड हो गए। पहला तो यह कि आखिर दशकों पहले इन नरकंकालों के यहाँ पर आने का कारण क्या था, और दूसरा यह कि इतने समय से यहाँ पर होने के बावजूद कभी किसी ने इनको देखा क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इन अवशेषों को जानबूझकर यहाँ एक रात के अंदर बिखेर दिया हो। कंसेप्ट तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के एक्सटर्नल प्रेशर और भारत के अंदर होने वाले इंटरनल स्ट्रगल की वजह से ब्रिटिश इंडिया इस तरह के रिसर्च पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और जरूरी डिटेल्स निकालने के बाद बात वहीं दब गई। शायद ये पहलू कभी दोबारा उठाया भी ना जाता, पर तभी फेज 3 में हमें मिले हिमालय अभियान के विशेषज्ञ एवं खोजकर्ता साधक स्वामी प्रणवानंद, जिन्होंने साल 1956 में लगभग 2.5 महीने और साल 1957 और 58 में 2-2 महीने रूपकुंड में कैंप लगाकर नरकंकाल, अस्थि, बालों के अंश, चमड़े के चप्पल व पर्स, चूड़ियां, लकड़ी व मिट्टी के बर्तन, शंख के टुकड़े, आभूषणों के दाने जैसी चीजों के सैंपल कलेक्ट किए थे। ग्लोबल कनेक्शन होने के नाते लैब टेस्ट के लिए इन सैंपल्स को बाहर भेजा गया और साल 1957 से 61 तक इन पर लगातार परीक्षण होते रहे, और पता चला कि ये नरकंकाल, अस्थियां वगैरह 650 से 750 साल पुराने थे, विच वॉज अराउंड 13th सेंचुरी। प्रणवानंद ने सबूतों के आधार पर जब उस वक्त की भारतीय राज्य सत्ता को स्टडी किया तो अपनी रिसर्च के निष्कर्ष में रूपकुंड से मिली वस्तुओं को कन्नौज के राजा यशोधवल की यात्रा दल का बताया, जो कहानियों के हिसाब से रूपकुंड के इलाके में ही अचानक गायब हो गए थे। प्रणवानंद ने स्टोरी फॉर्म करते हुए यह एक्सप्लेनेशन दिया कि रूपकुंड के पास से गुजरते वक्त शायद उनका यात्रा दल किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया होगा, जिस वजह से उनके कंकाल सदियों तक यहाँ पड़े रहे। पर आगे आने वाली रिसर्च ने इस केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। एडोइन हर्नी, आयुषी नायक, नीरज राय और ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों के समूह ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बार वापस से रूपकुंड के सैंपलों को रीटेस्ट करने का फैसला लिया, ताकि वो फुल्ली एश्योर्ड हो सके कि इनमें अब और कुछ भी खोजने लायक नहीं बचा। 2004 में यूरोप और इंडियन रिसर्च के इस कोलैबोरेशन में रूपकुंड के पास गए नरकंकालों के 100 सैंपल्स की माइटोकॉन्ड्रियल और वाई क्रोमोसोम डीएनए जांच कराई गई, ताकि सीक्वेंशियल और पैटर्न देखकर न सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि नरकंकालों की एज क्या है, बल्कि इस बात का भी पता लगाया जा सके कि क्या वहां पर किसी और प्रांत के भी नरकंकाल मौजूद थे। हफ्तों तक डेटा और सैंपल्स को इधर से उधर भेजा गया और फाइनल रिपोर्ट में 2 चीजें पता लगी। पहली तो यह कि 40-60 के रेशो में जहां इकट्ठा किए गए नरकंकालों में करीब 40% अवशेषों के डीएनए साउथ एशियन लोगों से मैच कर रहे थे, वहीं करीब 60% लोगों के डीएनए ऐसी सीक्वेंस और पैटर्न को फॉलो कर रहे थे जिससे वो ग्रीक या इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन से मेल खा रहे थे। इसके अलावा दूसरी चीज जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी वो ये थी कि जहां साउथ एशियन नरकंकाल करीब 13वीं शताब्दी के ही पास के समझ में आ रहे थे, तो वही ग्रीक और इंडो ग्रीक नरकंकाल की डेटिंग 9वीं शताब्दी के आसपास की निकल के आ रही थी। इस खुलासे के बाद पूरा पर्पस ही चेंज हो गया, क्योंकि जहां हमें पहले सिर्फ एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में पता लगाना था, तो वहीं अब हमें इस स्टडी को यह मानते हुए कैरी फॉरवर्ड करना था कि 2 अलग अलग संप्रदाय के लोग 2 अलग अलग समय में एक ही जगह पर एक बड़े ग्रुप में बर्फ के बीचों बीच कैसे खत्म हो गए थे, वो लोग कौन थे और उनके साथ ये कांड कौन से समय पर हुआ, हम लोगों को ये पता चल चुका था। पर फिर भी इस रहस्यमय घटना के पीछे का कारण क्या था, इसको डिकोड करने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी। उसी एविडेंस की तलाश में हमें मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कोर्ट की गई रिसर्च के अनुसार इस स्थान पर पाए जाने वाली हड्डियों में स्पेशली खोपड़ी के पिछले हिस्सों में दरारें पड़ी हुई थी, और सर्च टीम ने यह रिजल्ट निकाला कि जहां तक लोगों का एक ग्रुप इस जगह में हुई भारी बर्फबारी में फंस गया होगा, जिसमें जब बर्फ का बड़ा सा हिस्सा सीधा यहां से गुजरने वाले लोगों की खोपड़ी पर गिरा होगा तो उनका सर फट गया होगा और कुछ देर बाद सभी की अचानक दर्दनाक मौत हो गई होगी। सर के अलावा अधिकतम हड्डियां या तो कहीं से टूटी हुई थी या तो उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थी, जिससे ये बात और साफ हो जाती है कि उनके ऊपर जो भी कुछ गिरा उसका दबाव उनके पूरे शरीर पर पड़ा होगा। यह सुनने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर सारे नरकंकाल रूपकुंड के आसपास ही क्यों देखने को मिले, कहीं और भी तो हो सकते थे। अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई ज्योग्राफिक लोकेशन को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ जाएंगे कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों के नीचे की तरफ आने वाली ढलान इस रूपकुंड पर आकर ही रुक जाती है। ऊपर से रूपकुंड के आसपास 35 किलोमीटर तक कोई गांव उस समय नहीं था, जिस कारण यहां से गुजरने वाले लोगों के पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं बची होगी। इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये सभी यात्री पहाड़ के ऊपरी हिस्सों से भी
तूफान की चपेट में आए होंगे तो भी गिरते गिरते अंत में ये सब ढलान के निचले छोर पर आकर इकट्ठा हो गए होंगे। और जबकि ये दर्दनाक घटना दो अलग अलग टाइम पीरियड्स पर दो अलग अलग संप्रदाय के लोगों के साथ हुई, इसलिए हमें नरकंकालों में ऐसी वेरिएशन देखने को मिलती है। वैसे कुछ लोग आज भी इस रिसर्च को जस्टिफाइड नहीं मानते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने वाले ऐसा कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में एक येती रहता है जिसने इन सब लोगों को अपने कब्जे में लेकर इनकी हत्या की, इनका मांस खाया और इनके अवशेष वहीं पर छोड़ दिए। पर आपके हिसाब से रूपकुंड में मिलने वाले इन नरकंकालों के पीछे साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस था या कोई येती? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।